हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एग्ज़ाम्स तो बहुत नज़दीक आ गए हैं, तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही फास्ट ट्रैक मोड पे स्टार्ट करूंगी। और आज हम स्टैटिस्टिक्स का पहला चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि है स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है और उसका इकोनॉमिक्स से क्या रिलेशन होता है। तो सिंस इकोनॉमिक्स तो हमने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर रखा है, ठीक है, तो ये जो बेसिक यहाँ पे मैंने लिखा है ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे बस मैं एकदम ब्रीफ रिकैप करवाऊंगी। डिटेल में अगर आपको रिवाइज करना है तो आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमी की प्रॉब्लम को स्टडी करना है तो इकोनॉमिक्स कहलाता है। अब इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या होती है? इकोनॉमी की प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग। मतलब कि हमारे पास जो थोड़े से रिसोर्स हैं, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, उसका उसमें भी उसके जो अलग अलग ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो उस थोड़े से रिसोर्सेज से किस तरीके से अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को फुलफिल किया जाए, इसी को कहते हैं हम इकोनॉमिक्स, ठीक है। यानी कि हमारे एग्जाम्पल के लिए मैं एक बता देती हूँ। जैसे हमारे पास जो लैंड है वो तो फिक्स्ड है, लिमिटेड है, लेकिन लैंड के तो कई सारे यूजेस हो सकते हैं। जैसे कि हम एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं, हॉस्पिटल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, बच्चों के प्लेग्राउंड के लिए यूज कर सकते हैं। तो आखिरकार इस थोड़े से लैंड को, यानी फिक्स्ड लिमिटेड लैंड को, इतनी सारी अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए, ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए, यही कहलाता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे कि भाई मैम सब्जेक्ट तो है स्टैटिस्टिक्स, तो हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? पहला चैप्टर ये है हमारा कि इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट क्या होता है और इसमें स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल होता है, ठीक है। तो पहले इकोनॉमिक्स रिवाइज कर लेंगे, फिर स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, फिर दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, या फिर स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स को स्टडी करने में कैसे मदद करती है, वो हम करेंगे स्टडी, ठीक है। तो अब बारी किसकी आती है? स्टैटिस्टिक्स को समझने की। अब हमें स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि पूरी आगे की स्टैटिस्टिक्स ना उसके डेफिनेशन पे ही बेस्ड होती है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स वर्ड्स तो आप सबने कभी ना कभी सुना होगा, खासकर तब जब आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स को अगर हम डिफाइन करते हैं ना, तो उसको दो पार्ट में हम स्टडी करते हैं, एक तो प्लूरल सेंस और दूसरा सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। अब जो प्लूरल सेंस है उसमें स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है? ये कहता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो न्यूमेरिकल फॉर्म में हो वो स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नंबर में लिखा हो तो वो स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। लाइक अगर मैं कहूं कि एक टेबल के 4 लेग्स होते हैं, तो दैट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को अगर हम जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं ना, तो वो भी तब कहा जाता है जब कुछ फीचर सेटिस्फाई हो। जैसे सबसे पहला फीचर तो ये है कि कई सारे डेटा जब एक साथ पुट किए गए हो न्यूमेरिकल फॉर्म में, तब जाके वो स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। एक सिंगल वैल्यू अगर न्यूमेरिकल भी हो तो हम उसको स्टैटिस्टिक्स नहीं कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए पहला ही फीचर क्या कहता है यहाँ पे? इट शुड बी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। एग्रीगेट का मतलब ही होता है टोटल या कलेक्शन। काफी सारा डेटा जब एक साथ लिखा गया हो तो ही उसको स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला कि मुझे 75% मार्क्स आया, या 75% के फॉर्म में, तो फिर आप बोलोगे कि वो तो कैलकुलेशन लिया हमने, 5-6 का एवरेज लिया, तो वो स्टैटिस्टिक्स है। नहीं, मान लो मैंने बोला कि मुझे इंग्लिश में 75 मार्क्स आया, तो दैट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। अगर मैंने क्लास के सभी 60 स्टूडेंट्स के इंग्लिश का मार्क्स एक साथ एक जगह मेंशन किया, तो वो क्या हो गया? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, मतलब काफी सारा डेटा, वो भी न्यूमेरिकल फॉर्म में हमने एक जगह इकट्ठा किया, तब जाके उसको हमने स्टैटिस्टिक्स की तरह डिफाइन किया। क्लियर है? देन सेकंड भी तो पॉइंट उसी से रिलेटेड है कि ये क्या होना चाहिए? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, क्वांटिटेटिव होना चाहिए। क्वालिटेटिव डेटा इज नॉट पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर मैं बोलूं ही गॉट मोर मार्क्स देन रोहन, या फिर शी गॉट लेस मार्क्स इन मैथमेटिक्स देन स्टैटिस्टिक्स, या कुछ भी इस तरीके से, तो कोई भी इस तरीके के स्टेटमेंट, मोर, लेस, ब्यूटीफुल, ग्रेटर, हायर, ये सब स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नहीं होता जब तक कि वो नंबर में एक्सप्रेस नहीं हो। अगर मैंने बोला कि उसको 25% मार्क्स ज्यादा आए हैं बाकी बच्चों से, और बाकी बच्चों के मार्क्स जो हैं वो इतने इतने हैं, तब जाके वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होगा। याद रखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स में क्वालिटेटिव वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता। क्लियर है? देन
मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। स्टैटिस्टिक्स कई सारे फैक्टर से इफेक्टेड होती है। कोई चीज अगर सिर्फ एक ही फैक्टर से इफेक्टेड हो तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं कि लैंड की आउटपुट पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल काफ़ी ज़्यादा हुई है, परसेंटेज के फॉर्म में मैंने पूरा डेटा अगर मान लो मेंशन किया है, तो ये तो मल्टीपल फैक्टर से इफेक्टेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि लैंड की आउटपुट या फर्टिलिटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले तो आपका लैंड की जो सॉइल है उसके ऊपर डिपेंड करती है, देन रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करती है, टाइप ऑफ सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इरिगेशन, इन सब पे डिपेंड करती है। तो ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट कही जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई दूसरा हम फैक्टर लेते, कोई दूसरी चीज लेते जो सिर्फ एक ही फैक्टर से इफेक्टेड हो रही है, तो वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नहीं होता। क्लियर है? देन रीजनेबल एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब करेक्टनेस होता है किसी भी वैल्यू का। तो रीजनेबल मतलब हमें कितनी करेक्टनेस चाहिए। अगर मान लो कि मुझे स्टूडेंट से जुड़ा हुआ डेटा चाहिए, तो मैं पूरे इंडिया में जितने भी बच्चे स्टैटिस्टिक्स का पेपर दे रहे हैं उन सबका डेटा या तो गैदर करूं, तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। फाइन, तो मुझे कितनी एक्यूरेसी चाहिए वो मैं पहले तय करूंगी और उसके हिसाब से मैं अपना डेटा गैदर करूंगी। इसीलिए यहाँ पे वर्ड 100% एक्यूरेसी नहीं लिखा गया है, रीजनेबल एक्यूरेसी लिखा गया है। मतलब कि सफिशिएंट होनी चाहिए एक्यूरेसी, और वो भी किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपके पर्पस के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर है? कंपेरेबल, ये तो बहुत एसेंशियल है। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड वैल्यू हो जो आपस में कंपेयर भी किया जा सके। लाइक मान लो मेरे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लिखा है और आपके 5 सब्जेक्ट का मार्क्स लिखा है, मैंने परसेंटेज निकाला, आपने परसेंटेज निकाला, तो दोनों परसेंटेज हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं आपस में, ठीक है। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। स्टैटिस्टिक्स तो बिना ऑब्जेक्टिव के किया ही नहीं जाता। कोई भी डेटा जब हम गैदर करते हैं उससे पहले ही हम पूरी प्लानिंग कर लेते हैं कि आखिरकार हमें इस डेटा से रिजल्ट क्या चाहिए। तब जाके हम उसके हिसाब से डेटा गैदर करते हैं, उसके ऊपर कैलकुलेशंस करते हैं और रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। फाइन। एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड मतलब कि हम जैसे अब ये सब चीजें बहुत डिटेल में हमें आगे पढ़नी है, ठीक है। डेटा गैदर करने के भी 2 तरीके होते हैं, सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड। सेंसस मतलब जो पूरा का पूरा पॉपुलेशन है ना। अब यहाँ पे पूरी स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन वर्ड बार बार आएगा, तो पॉपुलेशन का मतलब ह्यूमन बीइंग का पॉपुलेशन सिर्फ नहीं होता। पॉपुलेशन में कोई भी चीज जिसके ऊपर आपकी स्टडी बेस्ड है ना, उसके कंप्लीट यूनिट को पॉपुलेशन कहते हैं। लाइक मान लो मैंने बोला इस पेन के बारे में, तो मेरे पास जितने भी पेन होंगे ना उन सबको अगर मैंने काउंट कर लिया तो वो पॉपुलेशन ऑफ पेन कहा जाएगा, ठीक है। और जबकि सैम्पलिंग मतलब क्या होता है, मैंने मान लो 50,000 मेरे पास मार्कर थे, तो 50,000 मैंने 20 मार्कर उठाए, तो वो क्या कहा जाएगा? सैंपल कहा जाएगा, ठीक है। तो अगर हम सेंसेक्स पे यानी पूरे पॉपुलेशन पे स्टडी कर रहे हैं या फिर उसके एक छोटे से हिस्से पे स्टडी कर रहे हैं, वो ही आता है एन्यूमरेशन और एस्टिमेशन के अंदर, ठीक है। तो वो भी तो डिपेंड करता है ना, हमारी एक्यूरेसी कितनी चाहिए, हमारा पर्पस ऑफ स्टडी क्या है उसके ऊपर। फाइन। एंड लास्टली, ये स्टैटिस्टिक्स जब भी हम कलेक्ट करते हैं ना, तो उसका एक सिस्टमैटिक मैनर होता है, एक तरीका होता है। आप पहले कैलकुलेशन कर लो, फिर टेबल बना लो, फिर आप डेटा गैदर करो, ऐसा तो नहीं करते। आप सबसे पहले क्या करते हैं? डेटा गैदर करते हैं, फिर उसको क्लासिफाई करते हैं, मतलब एक जैसे डेटा को एक ग्रुप में बांटते हैं। देन उसके ऊपर जो भी टेबल बनाना है, ग्राफ बनाना है, कैलकुलेशन करना है, रिजल्ट फाइंड आउट करना है, ये सारी चीजें उसके बाद आती हैं। क्लियर है? तो ये सब कुछ है डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के प्लूरल सेंस के अंदर, ठीक है। अब इसको सिंगुलर फॉर्म में भी करेंगे स्टडी। सिंगुलर फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है डेटा को कलेक्ट करना, प्रेजेंट करना, एनालिसिस करना और इंटरप्रिटेशन करना। वो भी कौन से डेटा का? न्यूमेरिकल डेटा का। अब ये जो यहाँ पे टर्म्स है ना, ये सब इंडिविजुअल चैप्टर्स के फॉर्म में हमें यहाँ पे करना है स्टडी। पूरी सिलेबस ही इस डेफिनेशन के और इस डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए मैंने बोला कि आज डेफिनेशन अच्छे से हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत एसेंशियल है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स की सिंगुलर डेफिनेशन क्या कहती है? सिंगुलर सेंस में डेफिनेशन क्या कहती है? सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करो। डेटा को कलेक्ट करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? सेंसेक्स या सैम्पलिंग मेथड जो मैंने आपको बताया। उसके बाद हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, टेबल के फॉर्म में बनाओ, ग्राफ के फॉर्म में बनाओ, जो भी मेथड आप यूज करना चाहते हो वो कर सकते हो। फिर उसके ऊपर एनालिसिस किया जाता है, मतलब स्टडी कंडक्ट किया जाता है, जिसके लिए कई सारी कैलकुलेशन, एवरेजेस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सारी चीजें हम करते हैं।
एक बार जब कैलकुलेशन और एनालिसिस हो गया तो हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, मतलब कि रिजल्ट पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो हमने स्टडी कंडक्ट किया है उसका पर्पस क्या था, उससे हमें आउटकम क्या मिला। और ये सब कुछ किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा का। फाइन, यानी क्वांटिटेटिव डेटा का। क्वालिटेटिव डेटा को हम यहाँ पे स्टडी नहीं करते हैं। क्लियर है? अब ये सारे टर्म्स ना आगे हमें चैप्टर चैप्टर के फॉर्म में पढ़ना है, स्टडी करना है, तो यहाँ के लिए हमें इतना समझना काफी होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्लास में हम स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स को काफी ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे और फिर हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे स्टैटिस्टिकल टूल्स के बारे में मैं अभी आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि टूल का मतलब क्या होता है, ये जो मेथड्स है ना, इनको जो हम अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्यों नहीं बताया मैंने, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स में इन सारे टूल्स को हमें बहुत डिटेल में करना है स्टडी। तो अभी मैं ब्रीफ में बताऊंगी तो शायद आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। एक बार जब वो सारे चैप्टर डिटेल में करेंगे ना स्टडी, तो ये टर्म आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। क्लियर है? और जो भी हैंड रिटन नोट्स हैं वो मैंने अपने टेलीग्राम पेज पे ऑलरेडी अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, तो आप टेलीग्राम को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है? और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।